गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल जो कि सेल या ऑर्गेनिज्म में होता है, वो क्या होता है? वो वाला मटेरियल जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में, जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें, इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ सेल सब्सटेंसेस। ठीक है, और इनमें कैपेबिलिटी होती है सेल प्रोपगेशन की एंड वेरिएशन की। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आप याद रखेंगे क्या होता है और कहाँ कहाँ होता है। ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या हम साइटोप्लाज्म में बोलते हैं, और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सेल प्रोपगेशन और वेरिएशन का। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल में हम बता सकते थे प्रोटीन है या डीएनए है, ऐसा बोला जाता था, सोचा जाता था कि प्रोटीन है या डीएनए है या आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और उसमें ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और अदर दैन प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, हाँ, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो सब्सटेंस जो स्टोर करता है एक इनहेरिटेबल इंफॉर्मेशन, किस फॉर्म में? कोडेड फॉर्म में, और वो ट्रांसफॉर्म करता है उस इंफॉर्मेशन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करता है, और इसकी एक्सप्रेशन जो होती है वो ऑफस्प्रिंग्स में हमें दिखती है, उसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। आप बोल सकते हैं वो सब्सटेंस वी स्टोर्स द इनहेरिटेबल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म्स इट टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड causes its expression in the offsprings। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं जेनेटिक मटेरियल की? ये हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, हर एक सेल में एक सेम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये डुप्लीकेट होना चाहिए, ये रेप्लिकेट होना चाहिए, और ये इनहेरिट होना चाहिए। किस में ट्रांसफ़र होना चाहिए? प्रोजेनी में। ठीक है, और ये इसमें चेंज, ओकेजनल जो चेंज आती हैं एक म्यूटेशंस की वजह से, और वही चेंज जो है वो इनहेरिट होती हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, ये सारी इसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो भी कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको ये कैरी करना चाहिए, और किसके लिए? ताकि वो कंट्रोल कर सके डिफरेंट फंक्शंस जो सेल्स के हैं उनको कंट्रोल कर सके। ये क्या है? ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, हाँ, अब सर्च कैसी हुई थी जेनेटिक मटेरियल की? 1902 में सट्टन और बाउरी जो था उसने एक थ्योरी दी थी, जिसमें उसने क्रोमोसोमल थ्योरी में बताया था कि जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेशन्स के बीच में पास होती है, किससे? क्रोमोसोम से। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे साल लग गए कि कौन सा कंपोनेंट है क्रोमोसोम का जो एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। बोथ प्रोटीन्स और जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनमें क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। वो ये नहीं प्रूव हो सका कि ये जो है ये क्या है, या प्रूव हम ये नहीं बता सकते कि प्रोटीन या जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए या आरएनए ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए क्या चाहिए था? प्रूफ चाहिए था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, एक एक्सपेरिमेंट हुआ किसकी प्रूफ के लिए कि डीएनए जो है वो क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है। ये इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला गया? ग्रिफ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक ग्रिफ्ट, उसने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किस पे किया? डिप्लोकोकस निमोनिया में। ये वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया काज करता है मैमल्स में। उसने 2 स्ट्रेन्स लिए इसके, एक लिया स्मूथ एस टाइप का जो वायरुलेंट था, मीन्स जो पैथोजेनिक था, जो डिजीज़ काज कर सकता था, और क्योंकि उसको बाहर से क्या प्रोटेक्शन है? स्मूथ को पॉलीसेक्राइड कैप्सूल्स के, और ये क्या काज कर सकता है? निमोनिया। और दूसरा जो लिया वो रफ था, रफ में मीन्स आर था, आर टाइप था, और वो नॉन वायरुलेंट था, और उसमें कैप्सूल नहीं था, और वो क्या था? हार्मलेस था। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? उसने लाइव एस टाइप बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया, इंजेक्ट किया, किस में? माइस में। उसने देखा माइस में निमोनिया हो गया और वो मर गई। ठीक है, तो क्योंकि एस टाइप जो था वो क्या था? वो वायरुलेंट था। फिर दूसरे केस में उसने आर टाइप बैक्टीरिया लिया,
वो क्या था, वो रफ़ था, वो नॉन वायरुलेंट था, इसलिए माइस में कोई भी नमूनिया नहीं हुआ और माइस सर्वाइव कर गया। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, उसने स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया जो था उसको हीट किल किया हाई टेम्परेचर में। जब हीट किल किया तो वायरुलेंस उसकी ख़त्म हो गई। मीन्स वो फिर उसने क्या देखा, और उसने वो इंजेक्ट किया एस टाइप बैक्टीरिया माइस में। उसने क्या देखा कि फिर से वो सर्वाइव कर गया। ठीक है। इस फाइनल एक्सपेरिमेंट में ग्रिफ्थ ने फिर मिक्सचर लिया हीट किल्ड एस टाइप और लाइव आर टाइप बैक्टीरिया का। उसमें क्या हुआ, जबकि उसने हीट किल किया था और आर टाइप बैक्टीरिया लाइव लिया था, वो कि नॉन वायलेंट था, उसने देखा माइस तो भी उसकी डेथ होगी। ठीक है ना। लेकिन ना ही डेड एस टाइप नॉट जो लाइव आर टाइप हार्मफुल था। इंडिविजुअली हम देखें दोनों हार्मफुल नहीं थे, क्योंकि एस वाला जो था वो हीट किल हो गया तो वायलेंस ख़त्म हो गई थी। आर भी हार्मलेस था अलग अलग। अगर उनको इकट्ठे लिया तो माइस क्या हो गया, माइस मर गई। मगर मिक्सचर की वजह से क्या हो गया, नमूनिया और माइस की डेथ हो गई। जब इसके ऑटोप्सीज़ किया गया तो ये देखा गया कि जो लाइव एस टाइप बैक्टीरिया था वो किस में देखा गया, डेड माइस के अंदर। ग्रिफ्थ ने ये बताया कि कोई जेनेटिक मटेरियल है जो डेड एस टाइप बैक्टीरिया से लिविंग आर टाइप में चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है और उसको कन्वर्ट कर दिया है एस बैक्टीरिया में। इससे ग्रिफ्थ ने क्या कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। वहाँ पे कोई प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जिसने ट्रांसफ़र कर दिया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में, और उसने सिंथेसाइज किया है, आर ने स्ट्रेन किया है स्मूथ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल एंड वो वायरुलेंट बन गया है, जबकि वो नॉन वायरुलेंट था। ये किसकी वजह से हुआ है, ये ट्रांसफ़र हुआ है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन बायोकेमिकल नेचर जो था जेनेटिक मटेरियल का वो डिफाइन नहीं हो सका इस एक्सपेरिमेंट से। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से ये क्या था, ये प्रूव नहीं हो सका। ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 साइड टेस्ट 14 ईयर्स के बाद आए ग्रिफ्थ के। एवरी मैकलाइड और एमकार्टी, उन्होंने 1944 में क्या किया, फिर से एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स किससे लिए, हीट किल्ड एस सेल्स से। उन्होंने देखा कि कौन सा चीज़ है जो ट्रांसफ़र करता है लाइव आर को इनटू एस सेल्स। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि डीएनए जो है किसका, एस टाइप बैक्टीरिया का, उसने आर टाइप बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया है एस टाइप में। फिर उसने कुछ एंजाइम्स भी लिए। ठीक है ना। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था कि हीट किल्ड एस टाइप जो था उन्होंने लाइव आर सेल्स को कन्वर्ट किया था एस सेल्स में। ठीक है ना। उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट में इंट्रोड्यूस किए थे एंजाइम्स भी, प्रोटीएसिस और आरएनएसिस। उन्होंने ये भी देखा था कि ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये इफ़ेक्ट नहीं करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। उसका मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो ना ही वो प्रोटीन होगा ना ही वो आरएनए होगा। जब एस टाइप डीएनए, एस टाइप जो था उसका जो डीएनए था, जब उसको किसके साथ ट्रीट किया गया, डीएनए एंजाइम के साथ, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस में चेंज आ गई। उससे क्या पता चला उनको कि डीएनए जो है वही काज करता है ट्रांसफॉर्मेशन। इससे उनको यही कंक्लूजन मिला। उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जो है वो क्या है, वो हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट भी हर्शी और चेज ने किया था बैक्टीरियोफाज से। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए बैक्टीरियोफाज से ये कंफर्म करने के लिए प्रोटीन या डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं, ये वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया को। ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स के बने होते हैं, या डीएनए या प्रोटीन के। बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल सेंड करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल जो होता है वो क्या करते हैं, ये वायरल जेनेटिक मटेरियल जो है
इसको ये क्या करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बनाते हैं, वायरस पार्टिकल्स अपने अंदर बनाते हैं। हर्शे और चेज़ ने T2 यूज़ किए, जिनमें उन्होंने इकोलाई का यूज़ किया होस्ट, ठीक है ना। उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। कब मिला था? 1969 में। इस एक्सपेरिमेंट में हर्शे और चेज़ ने फॉज को ग्रो कराया था मीडियम में जिसमें रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था, और भी मीडियम यूज़ किए थे जिनमें उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फ़र का यूज़ किया था। वायरसेस जो उस पर ग्रो हुए थे किसके ऊपर? रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के ऊपर। उनमें रेडियोएक्टिव डीएनए प्रेजेंट था, लेकिन उनमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए जो है उसमें ही फॉस्फोरस और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, ना कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही वो वायरसेस जिनको किस मीडिया पे ग्रो कराया था? सल्फ़र वाले मीडिया में। उनमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट था, लेकिन उनमें रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं प्रेजेंट था, क्योंकि सल्फ़र जो है ये प्रोटीन्स का कंपोनेंट होता है, ना कि डीएनए का। डीएनए जहाँ था वहाँ पे क्या था? वो फॉज ने ग्रो किया था, ठीक है ना, क्योंकि फॉस्फोरस पे ग्रो किया था, उसका मतलब है उनमें क्या है? डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं डिफरेंट, ये सब किसके लिए थे? फिर ऐसे ही रेडियोएक्टिव फॉज जो थे उनको ग्रो एलो किया गया, किसके साथ अटैच किया गया? इकोलाई बैक्टीरिया के साथ। इन्फेक्शन आगे बढ़ते गई, बैक्टीरिया दूसरे फॉज पार्टिकल्स के साथ जो था उनको ट्रीट किया गया। फिर वायरस पार्टिकल्स जो थे उनको सेपरेट किया गया बैक्टीरिया से, स्पिनिंग उनको सेंट्रीफ्यूगेशन की गई। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुए थे वायरसेस के साथ उनमें रेडियोएक्टिव डीएनए था, वो क्या थे? वो रेडियोएक्टिव थे। उसका मतलब क्या है? डीएनए जो था वो मटेरियल था, वो पास हो गया था वायरस से बैक्टीरिया में, ठीक है। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुए थे वायरसेस से उनमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स थे, वो रेडियोएक्टिव नहीं था, क्योंकि उनमें प्रोटीन्स जो हैं वो बैक्टीरिया में एंटर नहीं करते हैं। कहाँ से? वायरसेस से। सिर्फ डीएनए है जो एंटर किया था किसके अंदर? इकोलाई के अंदर। और डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल जो पास हुआ था वायरस से बैक्टीरिया में, ठीक है। ये डिफरेंट इसके फेजेस हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, किसके? ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।